स्टार्ट करते हैं। तो जो आज ये सेकेंड लेक्चर हम लेकर आए हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, उसमें से जो टॉपिक है वो आपके सामने लिखा हुआ है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो अब हम पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, कितने लॉ होते हैं और कौन कौन से इससे आधारित क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को समझने से पहले एक ऐसे देखते हैं कि अगर कोई केमिकल है, अगर हमारे पास कोई केमिकल है और वो कंबाइन कर रहा है, क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। अगर कोई केमिकल कंबाइन कर रहा है तो क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा। अगर कोई केमिकल है कंबाइन कर रहा है तो कंपाउंड बनाएगा। अब ये कंपाउंड बनाएगा तो किस रेशियो में बनाएगा, कैसे बनाएगा और क्यों बनाएगा, ये सारी चीजें को पढ़ने के लिए साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपने अपने नियम दिए। तो उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो पहला है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगर द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पढ़ें तो उसके पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है फिजिक्स में कहीं, क्या होता है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दैट मीन्स कि ऊर्जा ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे क्या किया जा सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार उसी से रिलेटेड ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसकी जो हिस्ट्री है वो ये कहती है कि इसकी जो खोज की थी लोमोनोसॉव ने की थी, लोमोनोसॉव ने की थी 1765 में। इसकी खोज जो हुई थी 1765 के आसपास की गई थी। किसने किया था, लोमोनोसॉव ने। तो इन्होंने क्या बताया कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, दैट मीन्स कोई आर है जो कि पी में कन्वर्ट कर रहा है, तो क्या होगा कि जो पूरे सिस्टम का जो मास होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। दैट मीन्स कांस्टेंट होगा। कैसे कि मास ऑफ रिएक्टेंट जो होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो मास ऑफ रिएक्टेंट जो होगा वो मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, तो स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं, उसके बाद आगे की बातें समझते हैं। तो लोमोनोसॉव जो थे 1765 के आसपास इन्होंने जो लॉ दिया था उसका स्टेट इन्होंने दिया कि ड्यूरिंग रिएक्शन द mass of the system, the mass of the substances, let me clear, substances is constant। क्या हुआ इसका मतलब कि कोई रिएक्शन अगर हो रहा है तो उसमें क्या होगा कि मास जो होगा वो कांस्टेंट होगा। कोई भी रिएक्शन, दैट मीन्स द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ऐसा इन्होंने बताया। अब ये कहां लागू होता है उसके लिए एग्जांपल देखते हैं। तो जो पहला एग्जांपल है, जैसे कि कार्बन है, कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में है और वो ऑक्सीजन से क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। अगर कार्बन है ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। अब इसमें हम देखते हैं क्या वैलिड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम एटॉमिक मास देखते हैं तो कार्बन का हमारे पास 12 आता है और अगर ऑक्सीजन का देखते हैं तो ये निकल के 32 आता है। टोटल कितना आ गया, 44। इसी प्रकार अगर हम इसमें देखते हैं तो 12 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 44। मीन्स क्या हुआ कि जो रिएक्टेंट का मास है वो भी 44 AMU आ रहा है और इसका भी क्या आ रहा है, AMU आ रहा है प्रोडक्ट का। ये बोले तो एटॉमिक मास यूनिट। तो क्या हुआ, दोनों के मास क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें। दूसरा एग्जांपल अगर हम लें तो क्या करेंगे, मेरे पास एक कैल्शियम कार्बोनेट, अगर इसका रिएक्शन करवा रहे हैं H2SO4 के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन हो रहा है H2SO4 के साथ, तो हमें मिल रहा है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 H2O मिलेगा
और CO2 मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो अगर इसमें हम देखें क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई हो रहा है, तो देखेंगे कि इसका 100 निकल के आ रहा है मास, और इसका जो निकल के आ रहा है 98 आ रहा है। और ठीक इसी प्रकार अगर इसमें देखें तो CaSO4 का 136 है, और H2O का अगर निकालें तो 16 to 18 हो गया, और CO2 का अगर निकालें तो ये आ गया 36 और 12, तो 36 और 12 अप्रोक्सीमेटली आ गया 32-12, बिकॉज 32-12 आ गया 44, तो ये कितना आ गया 44। अब यहां से कैलकुलेट करें तो 136, 18 और 44, तो निकल के आ रहा है 198, और ये दोनों कितना आ रहा है, ये भी आ रहा है 198। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिएक्टेंट का मास है वो 198 है, और प्रोडक्ट का जो मास निकल के आ रहा है वो भी 198 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसके बाद जो दूसरा लॉ है उसको देखते हैं। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। और सेकेंड लॉ को दिया किसने था? सेकेंड लॉ को दिया था प्राउस्ट ने, जेल प्राउस्ट, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन है, इसे हम कांस्टेंट कॉम्बिनेशन भी कहते हैं, कांस्टेंट कॉम्बिनेशन। इस लॉ को लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। अब इस लॉ को दिया था जेएल प्राउस्ट ने, जेएल प्राउस्ट ने कब दिया था? 1797 में दिया था। तो इन्होंने क्या बताया कि एलिमेंट ऑलवेज reacts in fixed ratio. Element always reacts in fixed ratio by mass to form stable product, no matter from which it is obtained. मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एलिमेंट है, एक या एक से अधिक एलिमेंट होंगे जो कि रिएक्ट कर रहा होगा किसी फिक्स्ड रेशियो में बाय मास, उसके क्या भारानुपात के, टू फॉर्म स्टेबल प्रोडक्ट, जो कि एक स्टेबल प्रोडक्ट बना रहा है। कोई मतलब नहीं है कि वो कहां से प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जाम्पल ये समझते हैं कि जैसे कहीं से भी हमें कुछ भी मिले, कहीं से भी कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, अगर प्रोडक्ट सेम है तो क्या होगा, उसका रेशियो भी सेम होगा। जैसे अब वही लेते हैं कि अगर C और O2 मिलाते हैं तो CO2 यहां भी मिलता है, अगर मेथेन का कंबशन करवाते हैं तब भी हमें CO2 मिलता है और H2O मिलता है। ठीक है, और एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास Na2CO3 है, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम HCl के साथ में, तो हमें मिल रहा है 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, ये मिल रहा है। तो अब इसमें क्या देखा गया कि CO2 यहां भी है, CO2 यहां भी है और CO2 यहां भी है, तो इसका भी जो रेशियो होगा वो 2:32 का है। और अगर इसमें देखा जाए यहां भी 12:32 का है, और अगर यहां देखा जाए तो यहां भी 12:32 का है। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये 3:8 के रेशियो में है, यहां भी 3:8 के रेशियो में है, और ये भी 3:8 के रेशियो में है। तो ये फिक्स करता है कि अगर कोई प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, कैसे करके मिल रहा है वो मैटर नहीं कर रहा है, अगर कोई प्रोडक्ट मिल रहा है तो उसका रेशियो क्या होगा, वो फिक्स होगा। कुछ ऐसी बात बताई थी ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का। आई होप यहां तक चीजें समझ में आई। नहीं तो एक एग्जांपल और देखते हैं इसके लिए, कि जैसे हमारे पास H2O है, वाटर है, तो अगर वाटर की बात करें तो हम सी वाटर ले लें या टैप वाटर ले लें, सी वाटर ले लें या टैप वाटर ले लें, तो क्या होगा, बात तो होगी H2O की, यहां भी H2O है और यहां भी H2O है। अगर दोनों जगह H2O है तो डिफरेंस क्या है, कुछ नहीं, क्योंकि रेशियो इसका क्या है, सेम है,
2:16। यहां पर क्या हो जाएगा 2:16 के है, मतलब 1:8 और 1:8 दोनों क्या हो रहे हैं 1:8 के रेशियो में है, 1:8 के रेशियो में ये भी है। मीन्स क्या हुआ H2O तो फिक्स होगा, पानी चाहे समुद्र का हो, पानी चाहे टैप का हो, पानी चाहे नल का हो, पानी चाहे टंकी का हो, कहीं का भी पानी हो, क्या होगा उसमें पानी ही रहेगा, H2O ही रहेगा। उसका रेशियो 2:16 1:8 में फिक्स रहेगा। तो ये बात थी हमारी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की। तो अगर तीसरे लॉ की तरफ हम बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, तो अगर हम तीसरे लॉ की तरफ बढ़ते हैं तो तीसरा लॉ क्या है, लॉ। अब हम बात करते हैं तीसरे लॉ की, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है उसको दिया था किसने, जॉन डाल्टन ने। किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने इसको दिया था। कब दिया था 1803 ईस्वी में। तो अब इन्होंने क्या बताया, स्टेटमेंट लिख लेते हैं उसके बाद फिर समझते हैं। इन्होंने बताया इफ two element combine form more than one compound, if two element combine and form more than one compound, then the masses of one element that reacts with constant mass of another element are in ratio of simple whole number, अब क्या कह रहा है ये लॉ कि इफ टू एलिमेंट कंबाइन फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड द मासेस ऑफ वन एलिमेंट, लेट मी क्लियर वन थिंग, इसको ऊपर का मिटाते हैं उसके बाद नीचे की बातें हम समझते हैं इन्होंने क्या कहा है। कहा यह है कि इफ टू एलिमेंट कंबाइन, माना कोई एलिमेंट ए है और एलिमेंट क्या है बी है, फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, मीन्स एक बार ये मिला चलो ए बी बन गया, अगर ये दोबारा मिल रहा है तो क्या बन जा रहा है AB2 बन रहा है। चलो यहाँ पर हमने क्या ले लिया 2 भी ले लिया। कुछ अगर ऐसा बन रहा है डेट, तो द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट रिएक्ट विद द कांस्टेंट मास, बस इसका जो मास है जो कि डिफरेंट है रिएक्ट कर रहा है सेम मास जिसका कांस्टेंट मास है उसके साथ में, तो क्या हो रहा है आर इन द रेशियो ऑफ सिंपल होल नंबर, तो जो इसका रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर होगा। अब यहाँ क्या दिखा रहा है 1:2 का, अगर हम इन सब का 1 माने, इसका भी 1 माने मास, इसका 1 है इसका 2 है, तो 1:2 के रेशियो में है जो कि ये वैलिड कर रहा है। अब ये क्या किसी एग्जाम्पल पर भी फॉलो होता है, इसको देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं उसके बाद इसको हम समझ लेते हैं क्या ये सही है। जैसे वही लेते हैं, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, क्या है हाइड्रोजन है और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है हाइड्रोजन परऑक्साइड बना रहा है। क्या हुआ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, हाइड्रोजन परऑक्साइड बना, और यही हाइड्रोजन फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है वाटर बन रहा है। ये क्या बात हुआ, मतलब हाइड्रोजन तो फिक्स है ऑक्सीजन भी फिक्स है, बन क्या रहा है दो डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब ये खेल यही है, हाइड्रोजन तो फिक्स हो गया क्योंकि H2 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ ऑक्सीजन के साथ, ये बन रहा है H2 रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में, तो ये बन रहा है। अब बात करें कैसे ये बन रहा है, यहाँ पर यहाँ पर O2 रहा होगा H2O2 बना होगा, यहाँ पर हाफ O2 रहा होगा तो ये क्या बना होगा H2O बना होगा। अब अगर हम देखें इसका मास कितना आ रहा है 32, कितना आ रहा है 32, इसका कितना आ रहा है 16 आ रहा है। इन दोनों का अगर रेशियो निकालें तो 16:32 दैट इज इक्वल टू 1:2। क्या हुआ ये क्या है सिंपल होल नंबर है,
यही तो कह रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कि अगर कोई भी एलिमेंट ए है जिसका मास जो है वो फिक्स है, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में रिएक्ट कर रहा है जिसका मास फिक्स नहीं है, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है तो डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो इस बी का जो रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर होगा। इज दैट क्लियर? ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं, एक और एग्जांपल इसमें लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। जो दूसरा एग्जांपल इसका है, जैसे कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना, यही कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब यहाँ पर क्या खेल हुआ होगा, खेल ये कि हाफ O2 आया होगा, यहाँ पर वही खेल, दिस इज 16, यहाँ पर क्या हुआ 32, यहाँ कितना हो जाएगा 12, इसका कितना होगा 12। ये सब क्या है, एटॉमिक मास, ये क्या है एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास, ये भी एटॉमिक मास। तो अगर इन दोनों का हम रेशियो निकालें तो 16:32 क्या हो गया 1:2, क्या है स्मॉल होल नंबर, होल नंबर। यही तो कह रहा है लॉ ऑफ डेफिनिट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो कि जॉन डाल्टन साहब ने दिया था 1803 में। ठीक है, तो ये रहे 3 नियम। पहला नियम क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा नियम क्या था, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट कॉम्बिनेशन। और जो थर्ड लॉ था ये था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब उसके बाद एक अनदर लॉ है, ये कोई लॉ नहीं है, मतलब अलग से कोई लॉ नहीं था, लेकिन इसके लिए स्टार बना के एक लॉ लिखते हैं, कोई थर्ड फोर्थ लॉ नहीं लिखेंगे, स्टार बना के लॉ लिखेंगे, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की अगर बात करें, इसको ध्यान से पढ़ना और ध्यान से सुनना भी, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर if any element A reacts with two different element, means B and C, तो क्या हुआ कि अगर A है कोई एलिमेंट और B से रिएक्ट कर रहा है और C से रिएक्ट कर रहा है, तो कोई टू फॉर्म टू कंपाउंड AB and AC, then if B combined with C and form BC, then the ratio bears BC as so as AB and AC। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एलिमेंट A है जो कि रिएक्ट कर रहा है तो डिफरेंट एलिमेंट B और C के साथ में, तो वो कंपाउंड बना रहा है AB और AC, उसी समय B जो रिएक्ट कर रहा है C के साथ में और कंपाउंड क्या बना रहा है BC, तो जो BC होगा देन BC बना रहा है, देन क्या होगा कि जो रेशियो बेयर करेगा कौन BC, जो इसका रेशियो होगा एज सो एज AB एंड AC। मतलब क्या हुआ कि अगर AB और AC का स्मॉल होल नंबर है तो BC का भी क्या होगा स्मॉल होल नंबर होगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं एग्जांपल से समझते हैं, इसको मिटाते नहीं अभी क्योंकि नीचे समझने में आसानी होगी। तो अब देखते हैं, देखो जैसे क्या हुआ कि हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया होगा तो H2O बनाया होगा। हाइड्रोजन यही अगर सल्फर के साथ रिएक्ट किया होगा तो H2S बनाया होगा। इज दैट क्लियर? यही सल्फर अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, मींस ए बी के साथ रिएक्ट किया AB बना, A C के साथ रिएक्ट किया AC बना, और B क्या किया C के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन गया PC बन गया। अब इनका रेशियो देखते हैं, इनका क्या हो गया 2:16, इसका क्या हो गया 2:16, 2:32, इनका क्या हो जाएगा 32:32। क्लियर? अब रेसिप्रोकल की अगर बात है तो इसको और अच्छे से ऐसे समझ सकते हैं कि इसको लिख लिया 2/16
मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसका रेसिप्रोकल अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 32/2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, 16/2 क्या आ गया 2:1 आया। फाइनली इसका अगर हमने रेसिप्रोकल रेशियो निकाला तो 2:1 आया। अब इसका कितना आएगा, इसका अगर निकालेंगे तो 1:1 आएगा। सिंपल होल नंबर ये भी है, सिंपल होल नंबर ये भी है। यही तो कह रहा है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, अगला लॉ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो इसके हिसाब से। तो अगला लॉ है गैसियस आइटम के लिए। कैसे आइटम के लिए, गैसियस आइटम के लिए। इसको किसने दिया था, गैलुसैक ने दिया था। तो गैलुसैक ने दिया था तो गैलुसैक के अच्छा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल को क्या था, वो दिए थे ये भाई साहब थे RECSTER, रिचर ने दिया था। कब दिया था, 1791 में दिया था। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को रिचर ने दिया था 1791 में। ठीक है, अब उसके बाद जो अगले बढ़ते हैं अगले लॉ की तरफ, वो है गैलुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। गैलुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, इसको जैसे कि इसके नाम से ही पता है गैलुसैक ने दिया था लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। अब ये गैस के लिए दिया था, गैलुसैक ने ये लॉ दिया था किसके लिए, गैस के लिए। अगर कोई गैसियस आइटम क्या कर रहा है, गैस रिएक्ट्स विद फिक्स्ड रेशियो बाय मास, they do so in volume at same temperature and pressure। मीन्स क्या हुआ कि जो लॉ दिया था इन्होंने वो एकदम सेम दिया था। कैसा था कि गैस जो कोई होगा रिएक्ट करेगा फिक्स्ड रेशियो बाय मास, दे डू सेम इन द वॉल्यूम एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब जो मास के साथ जैसा रेशियो होगा वैसा ही रेशियो क्या हो जाएगा वॉल्यूम के साथ में, अगर गैसियस आइटम है तो। अगर देखिए इसके लिए एग्जांपल है कि H2 है, ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, Cl2 के साथ, तो क्या बना रहा है 2HCl। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 मोल H2 है और 1 मोल Cl2 है तो 2 मोल क्या बनना है, HCl बनना है। ठीक इसी प्रकार अगर 10 ml H2 होता और 10 ml Cl2 होता तो 20 ml HCl बनता। ये था गैलुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। मींस क्या हुआ कि जैसे होगा मास के लिए वही सेम टर्म यूज होगा आपका वॉल्यूम के लिए। तो ये सारी चीजें थी गैलुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। अब लास्ट जो रूल है वो है आपका, जो सबसे बड़े साइंटिस्ट कहे जाते हैं, कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन थे, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इन्होंने दिया था प्रिंसिपल ऑफ मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी इक्विवेलेंस अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में, कब दिया था, 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने रूल दिया था मास एनर्जी इक्विवेलेंस के टर्म में। अब इन्होंने अपना वही एक लिया, E = mc², फेमस इक्वेशन इनका है। ये E क्या है, यहां पर एनर्जी है, M क्या है, मास है, और C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस समीकरण से इन्होंने क्या बताया, 2 चीजें बताई। ठीक है, इस समीकरण से इन्होंने 2 चीजें बताई। पहली चीज ये थी कि अगर किसी चीज में एनर्जी क्या हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, तो उसी हिसाब से मास भी होगा। मीन्स क्या हुआ कि जो एनर्जी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मास के। अगर एनर्जी लॉस हो रही है तो मास भी लॉस होगा।
इसीलिए जो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ फॉलो नहीं करता है। जो न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि डेल्टा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एम, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इसीलिए दूसरा क्या इन्होंने बताया था, दूसरी बातें बताई कि जो मेजर होता है एनर्जी का, दैट मीन द मास ऑफ एनी सबस्टेंसेस, द मास ऑफ एनी substances is the measure of energy. Mass of any substances is the measure of energy. ये था दूसरा पॉइंट इनका। तो आइंस्टीन ने दो चीजें बताई थी, पहली बताई वही एनर्जी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एम के, और द मास ऑफ एनी सबस्टेंस इज मेजर ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो सी क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, तो यहां से निकल गया इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां तक की बात रही हमारी आज के लेक्चर की। अब अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होती है और उसमें इंप्रूवमेंट क्या आगे, तो इसके आगे हम लोग वही पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।